सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा मौजूद हैं। धन्यवाद। मैं इनको इंट्रोडक्शन अगर एक लाइन में दूंगी तो मेरे ख्याल से बहुत कम होगा। ये पॉडकास्ट ना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए इसलिए क्योंकि आने वाला भविष्य किस तरह से अपने दिमाग को मजबूत ही नहीं कर सकता बल्कि शारीरिक और मानसिक तौर पर आप खुद को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ हम देखते हैं कि अब बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गए हैं, भटकाव एक आ गया है, या फिर यूँ कहिए कि जो सही रास्ते में भी हैं उनके दिमाग पर वो दबाव है जो कई बार उनकी पूरी दिशा को बदल देता है। सब पर बातचीत होगी और ऐसी बातचीत होगी, यकीन मानिए कि आने वाला जो आधा घंटा है आपके लिए बेहद दिलचस्प, शानदार रहने वाला है आपके और आपके बच्चों के भविष्य को लेकर, या फिर जिसे हम जेनजी कहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर विनोद, पहला सवाल यही है, हम जिस दिमाग का जिक्र करते हैं और जिस दिमाग के जरिए हम कहते हैं कि दुनिया जीत ली जाती है, वो एक बहुत बड़ा भटकाव भी दे रहा है, उसमें दबाव भी है, उसमें चिड़चिड़ापन भी है, उसमें वो तमाम तरह की उलझने भी हैं। ये कैसा है, क्यों है? देखो, दिमाग को एक मशीन मान लें आप, तो इसके दो स्टेट हैं, एक पॉजिटिव स्टेट, एक नेगेटिव स्टेट है। जब हम सुखी हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, पैशन में हैं, जब हम एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, वो सब पॉजिटिव स्टेट है। जब हम दुखी हैं, नाराज़ हैं, उदास हैं, चिड़चिड़े हैं, या मूड ऑफ है, या जिसे आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस है, ये सब नेगेटिव स्टेट है। तो ये मैटर ऑफ टू स्टेट्स हैं। हमें सीखना होगा कि हम पॉजिटिव स्टेट में कैसे रहें। इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग, ठीक, राइट। जिस तरह से आप किसी मशीन के ऊपर ट्रेंड होते हो तो उसको बेहतर यूज़ कर पाते हो। आपको रॉकेट उड़ाना आता है? अब मुझे वही आता है जो हम दिवाली में उड़ाते हैं, उसमें भी बैन लग चुका है। राइट। लेकिन रॉकेट जो स्पेस में जाता है वो एक मशीन है। हाँ जी। लेकिन उसको चलाने का भी एक टेक्निक है, एक तरीका है, उसकी भी एक ट्रेनिंग है, तब वो आपको अंतरिक्ष में ले जाएगा। पर ये रॉकेट, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये इंटरनेट, मोबाइल दुनिया की किस मशीन ने बनाए? इस मशीन ने, ब्रेन ने। इस मशीन की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्कूल्स को करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स को करनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को करनी चाहिए, पर हो नहीं रही। पर ये हो नहीं रही है। पेरेंट्स बच्चों को डांट देते हैं कि ये मत देखो, लैपटॉप मत देखो, मोबाइल मत देखो, बहुत ज़्यादा टीवी हो गया, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ हर वक्त मत लगे रहो, गेम्स मत खेलो। बच्चा सोच रहा है सब चीज़ के लिए तो मना है, और फिर उल्टा असर क्या हो रहा है, वो उसी चीज़ में और ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, चुपके चुपके ही सही, लेकिन वो ये सब कर रहा है। तो ऐसे में आगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमारा दिमाग वो ज़्यादा करता है जिसको मना किया जाता है। ये सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि जब हम बच्चों को खास तौर पर किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि ऐसा क्यों, जिज्ञासा, और वो उसको करके देखते हैं। और किसी भी कारण से अगर उसमें उन्हें आनंद आता है तो उसको करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, आपने, समाज ने, हमने किसी चीज़ को अच्छा और बुरा बनाया है। बच्चे का दिमाग ये नहीं जानता कि वो अच्छा है बुरा है। तो हमें अगर उसे जिज्ञासा देनी है तो उसे अच्छा और बुरे का फ़र्क भी समझाना है। सबसे पहले तो ये बात है। हमारा सिस्टम आज अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं समझा रहा है, बुरा ना करने पर दबाव डाल रहा है। ब्रेन दबाव में काम नहीं करता, उसे ईगो पे ले लेता है वो। हमें उसको एक काउंसलिंग देनी पड़ेगी कि वो एक्सेप्ट करे कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, एंड हाउ टू स्टैंड बाय राइट। पर ये कैसे होगा? क्योंकि जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं या स्कूल में प्रिंसिपल से या फिर टीचर से बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं। एक माँ बाप का जो फ़र्ज़ होता है कि ये गलत है, ये सही है, वो तो हम समझा रहे हैं। स्कूल हर कोई कह रहा है हम तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बस बच्चा नहीं समझ पा रहा, या फिर जो युवा है जो उस पड़ाव में है जिसे अब अपनी आगे की दिशा यहाँ पर तय करनी पड़ेगी या पड़ रही है, वो कह रहा है कि वो तो समझ ही नहीं रहे। कहाँ कमी है? कोई ऐसा डेमो, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये बात सब पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को, खुद को, तीनों को समझनी, ये ट्रायड है। शिक्षा या लर्निंग को अगर हम विकास का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी मानते हैं, तो तीन चीज़ों से जुड़ा हुआ है ये। पेरेंट्स, बच्चा खुद, और जो टीचर्स हैं उसके। एक टीचर एक बच्चे की ज़िंदगी में 20 साल रहता है, 5 साल की उम्र से 25 साल तक, सबसे ज़्यादा टाइम वही है। और उसके बावजूद भी अगर बच्चे का सही विकास नहीं हुआ, अगर वो बच्चा भटक गया, वो पढ़ाई के प्रेशर में है, या अपनी मंजिल नहीं मिल रही, बेरोजगार बैठा है, फेल हो रहा है, या पेरेंट्स अभी भी परेशान है, तो ये एक सामंजस्य का अभाव है। ये मैटर ऑफ ट्रेनिंग है। जैसे आप
खाना खाने का, बच्चों को चम्मच पकड़ने का, कपड़े पहनने का, गाड़ी चलाने का, स्विमिंग करने का प्रशिक्षण देते हैं, उसी तरह से उसे सही गलत में से सही को चुनने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हाँ। माता पिता और टीचर एक जिम्मेदारी निभाए अपनी अपनी कि ये बच्चा सही दिशा में विकसित हो। ये हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन फिलोसफी ऑलरेडी कहता है। 3 वाद हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, जो बच्चे के सही विकास के लिए अच्छी तरह से एक परिभाषा गढ़ते हैं। और मनोविज्ञान इन्हीं वाद को प्रशिक्षण में बदलता भी है, लेकिन हमारे टीचर्स उस सिस्टम को यूज ही नहीं करते। अधिकांश बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन कई टीचर्स ऐसे हैं जो उस सिस्टम को यूज नहीं करते। सो आई मस्ट थिंक कि ये जिम्मेदारी सिर्फ अकेले बच्चे की नहीं है, और पेरेंट्स को इमोशनल इंटेलिजेंस और पेरेंटिंग, ये 2 चीज़ों पर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। यानी कि आज की शिक्षा व्यवस्था में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, वो इस बात को माने कि आप हमारे सिलेबस का पार्ट केवल बच्चे की पढ़ाई और एग्ज़ाम नहीं, सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस और पेरेंटिंग भी होना चाहिए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या खामियां नज़र आती हैं, और आपको क्या लगता है कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था जैसे लेकर एक बच्चा अपनी 12वीं क्लास को पास करने के बाद कॉलेज के उस पड़ाव में पहुंचता है, कॉलेज के बाद वो ये तय करता है कि उसे और कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, इसमें सबसे बड़ी कमी आपको कहाँ लगती है? बताता हूँ, नॉलेज को स्किल में बदलना नहीं आता हमारी शिक्षा को। अभी भी आपको लगता है ऐसा है? नॉलेज इज अप्रिशिएटेड बट ओनली स्किल्स आर रिवॉर्डेड। मेरे फादर के 55% आए थे, 55%। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी, प्रिंसिपल साहब घर आकर के ये बोल रहे थे कि सबसे होनहार बच्चा है ये। आज के बच्चे का 95 से कम आता तो क्रिमिनल की तरह देखते हैं उसको, यानी उसको पता है कि 95% से कम तो आना ही नहीं चाहिए। तो नॉलेज के पीछे भाग रहा है, मार्क्स के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो रहा है? देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारी शिक्षा ग्रेजुएशन पर जाकर के एक विराम लेती है, ठीक है कि नहीं? सेकेंडरी पढ़ता है बच्चा, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन करता है। यानी कि पढ़ाई पूरी हो गई है, अब उसे अपने जीवन में कुछ करना है। आपको जान के सरप्राइज होगा, जितने बच्चे भारत में 1 साल में ग्रेजुएट करते हैं, उसका 98% 10 साल तक छोटी मोटी नौकरी के लिए धक्के खाते रहते हैं। 82% अपने सपने छोड़ देता है कि मुझे बचपन में क्या सोचा था, मैंने कुछ करना है। 73% बेरोजगार बैठा रहता है कम से कम 5 साल तक घर में, और उसके लिए अभी भी वही कमा रहे हैं जो उससे कम पढ़े लिखे हैं, उसके माता पिता। बिल्कुल सही 13% बच्चा क्राइम को अपना करियर बना रहा है, यानी अब क्राइम इज बिकमिंग करियर, ऑर्गेनाइज क्राइम को ज्वाइन कर रहा है। हमारे ज़माने में हम शहंशाह या इस तरह के लोगों को अपना आइडल मानते थे, हातिम ताई और इस तरह की चीज़ों को, राम को, कृष्ण को। आज का बच्चा क्रिमिनल्स को अपना आइडल मानता है। सही कह रहे हैं आप। 14% बच्चा ऐसा है जो हैंड टू माउथ है, अच्छी डिग्रीज लेके, अच्छे गोल्ड मेडल वगैरह लेने के बावजूद भी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ देखी थी, एक लेडी है वाराणसी के अंदर, मिल जाएगी आपको, वो PhD है, साइंस ग्रेजुएट है, इंग्लिश बोलती है और भीख मांग रही है, लिटरली भीख मांग रही है। और 14,000 बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं। जब आपका मेरा ये पॉडकास्ट खत्म होगा तब तक एक बच्चा ये अटेम्प्ट भी कर चुका होगा। प्रतिदिन 7 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम लेके कहाँ जा रहे हैं। जिस सुसाइड का आपने जिक्र किया है सर, वो ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे। देश भर का, हम देश भर का जिक्र करेंगे। रोज़ाना बच्चे, युवा सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब जिसे सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी जान दे रहे हैं पढ़ाई की वजह से, उस दबाव की वजह से, जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि इस भागती दौड़ती दुनिया में हम बहुत पीछे रह गए हैं, जबकि अभी तो उसके अंदर वो दाखिल भी नहीं हुए हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है? 2 रीज़न है। एक तो इसका इमोशनल रीज़न है, और दूसरा रीज़न इसका एक टेक्निकल इंटेलिजेंस का कॉन्फ्लिक्ट है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक साइंटिफिक बात भी है और एक चिंताजनक बात भी है। देखिए, सुसाइड इज़ ए नेगेटिव इमोशन। सुसाइड क्यों करता है आदमी? जब उसका नेगेटिव इमोशन इतना हावी हो जाता है कि उसको लगता है कि इसके बाद कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरा एंड आ गया है। यानी उसे ये यकीन हो जाता है कि यहीं तक मैं था, अब ये मुझसे नहीं हुआ। चाहे वो पढ़ाई की हो, उसका कोई पर्सनल डिसीजन हो, कोई प्रेम प्रसंग हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन सुसाइड एक नेगेटिव इमोशन है। पहाड़ से कूदना नेगेटिव इमोशन है, पहाड़ पे चढ़ना पॉजिटिव इमोशन है, माउंट एवरेस्ट फतेह करना। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस को कॉन्फ्लिक्ट कराएंगे, यानी दोनों आपस में इन्वर्स होगी, तो ये सुसाइड जैसी स्थिति बनती है। हाँ जी। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ एनालिटिकल इंटेलिजेंस की, उस कोशेंट की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि सही और गलत क्या है, और सुसाइड एक गलत डिसीजन है। देखो, मैं बहुत ज़रूरी बात आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ।
सबसे पहले तो सुसाइड को एक नेशनल थ्रेट डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि हो ही रहा है ना, रुक तो रहा ही नहीं है, सालों से हो रहा है। पिछले 10 सालों में हम करीबन 2.5 लाख इंटेलिजेंट बच्चों को खो चुके हैं, जो मेरिट में आते थे, जो कोई साइंटिस्ट बनता, कोई एपीजे कलाम निकलता, कोई और एक और मोदी जी निकलते, लेकिन वो एक दबाव, तनाव, प्रेशर के अंदर कोई सहायता ना मिलने और कुछ समझ में ना आने की वजह से कर चुका है, वो अब नहीं है कुल मिला के। तो हम इतना बड़ा टैलेंट को ख़त्म कर रहे हैं हर साल। आपको जान के आश्चर्य होगा मैम, जितने बच्चे सुसाइड करते हैं उनका 90% वो है जिनके खुद के 90% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। मतलब ये 35% वाला बच्चा सुसाइड नहीं कर रहा है, 40% वाला नहीं कर रहा है, वो कर रहा है जिसने अपने ड्रीम को अपने ऊपर हावी कर लिया है। पीयर टू पीयर, सीनियर टू पीयर, पेरेंट, सोसाइटी, समाज और खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है, इन सब चीज़ों की वजह से। मैं यहाँ से कहता हूँ कि इसको एक नेशनल थ्रेट डिक्लेयर करना चाहिए, इसे नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर करना चाहिए, और हर पेरेंट, हर टीचर, हर स्कूल को इसके ऊपर बचपन से क्लास लगानी चाहिए कि बेटा ये दिन कभी ना कभी आ सकता है कि आपको ऐसा लगे, तब आपको ये डिसीजन नहीं लेना है, आपको सुसाइड नहीं करना है। इसी सवाल पर मैं आने वाली थी सर। ठीक है, हम समस्या देख रहे हैं और ये समस्या सालों से देखी जा रही है कि बच्चे, युवा अपनी जान दे रहे हैं, वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हमारा ये पॉडकास्ट, अगर हमारी ये जो बातचीत है, कोई इस वक्त देख रहा है जिसके मन में ऐसा विचार है कि नहीं, अब मेरे लिए जिंदगी के हर रास्ते बंद हो चुके हैं और अब चाहे कोई कुछ भी कहे मैं ये कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, उनके लिए हमारे इस मंच से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या करें जिससे उनका इरादा बदल जाए, फॉर्मूला दूंगा, भूल जाए वो। एक फॉर्मूला दूंगा, ये फॉर्मूला मेरा नहीं है, हरिवंश राय बच्चन साहब ने दिया था। एक फॉर्मूला रख लो बच्चों, पेरेंट्स, आपका बच्चा अगर आपको तनाव में दिख रहा है, कभी भी हर बात का जवाब में वो आपको एक उदास, मायूस नज़र आ रहा है, दोस्तों अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हैं, कोटा जैसी जगह पे पढ़ते हैं, हॉस्टल में हैं, और आपके आसपास का फ्रेंड आपको उदास, मायूस, हर बात का एक अजीब उत्तर देता हुआ दिख रहा है, अकेलेपन की तरफ जा रहा है, तो समझ लो उसके मन में वो थॉट्स आने लगे हैं। इसका मतलब वो प्रोन है इन तरह के नेगेटिव डिसीजंस को लेके, सुसाइड को लेके, और कभी भी ये कदम उठा कभी भी। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे हम किसी एक्सीडेंट होने पर किसी की सहायता करते हैं, ऐसे ध्यान दे कि आसपास किसी के मन में ऐसा विचार आ रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर ऑब्जर्व करें उस चीज़ को, और उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति उसे सुनाएं, आप भी सुने, सब लोग सुनाएं, मन का हो जाए तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। अगर डॉक्टर बन गए तो अच्छा, नहीं बने तो बहुत अच्छा, हॉस्पिटल खोल के 10 डॉक्टर रख लूंगा। मन का हो जाए तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। यानी अगर मेरे मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो उसके मन का, ऊपर वाले के मन का हो रहा है जो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर विनोद, बहुत बार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं और यह हकीकत भी है कि मालूम ही नहीं चलता कि सामने वाला जो है वो उस दिमागी तौर पर इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो शारीरिक तौर पर खुद को अपने ही हाथों से अपनी जान लेने वाला है। कई बार हम सेलेब्स को देखते हैं, कई बार ऐसे मामले हम देखते हैं जिसमें पेरेंट्स कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हमारे बच्चे तो अच्छा खासा हंस खेल रहे थे। कई बार हम सेलेब्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे कल ही तो इसने इतनी अच्छी रील डाली थी, अभी कितने फिर वो इंसान खुद को कैसे समझाए जैसे लगता है कि नहीं, मैं अपना ये दर्द किसी से शेयर नहीं कर सकता या सकती, वो कैसे खुद को सुसाइड में जाने से रोके अगर वो ये वीडियो देख पा रहे हैं? बिल्कुल। और आज का जो बच्चा है, मैं माफ़ी चाहते हुए बोलूँगा कि आज की जनरेशन में से कुछ हिस्सा ऐसा हो गया है जो या तो आत्महत्या कर रहा है या हत्या कर रहा है। उनके लिए दोनों ही चीज़ों में वो सहज हो रहा है, या तो खुद को मार रहा है, किसी और को मार रहा है। बहुत बहुत बड़ी बात और बिल्कुल सही। तो इस वजह से इसकी ये जो नींव है ना, ये है मैम 8 साल से 16 साल के बीच। ये वो टाइम है, अगर आपका बच्चा, आप खुद, अगर आपका दोस्त, आपका स्टूडेंट 8 से 16 साल के बीच का है, तो इस वक्त सारी इंटेलिजेंस डेवलप होती है, स्पेशली इमोशनल इंटेलिजेंस शेप लेती है। और इस वक्त आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दें, आप बच्चे की बचपन से काउंसलिंग करें कि देखो इतने विकल्प हैं, ये हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो इसके अलावा इससे भी बढ़िया विकल्प है, हो सकता है। कभी ये मत सोचो कि यार मैं ये नहीं बना, मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं डॉक्टर नहीं बना, तो इसका मतलब मैं इसके लायक नहीं हूँ। अपने आप को ये बोलो ये मेरे लायक नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बना, इससे बड़ा है मेरे पास कुछ ऑलरेडी। खुद को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच, इमोशनल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरल और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आज की लाइफ में बच्चों को ज़रूरी है, ये सब शिक्षा पद्धति का हिस्सा होना चाहिए। टीचर सब्जेक्ट पढ़ाए क्लास से बाहर ना जाए, बल्कि उस सब्जेक्ट के साथ रोज एक ऐसी बात ज़रूर करे जो बच्चे की भविष्य और उसकी अंदरूनी जो उसकी महज जो उसका जहन है, उसकी सोच है, उससे जुड़ी हुई हो, क्योंकि टीचर के साथ बच्चा रहता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स पर आती है। इसके बाद दूसरा, पेरेंट्स ये मान लेना
किसी बच्चे ने सुसाइड किया था, उसके भी कोई पेरेंट्स थे, वो भी किसी का बच्चा था। तो अगर हम सब पेरेंट्स हैं, 8 साल से 16 साल की उम्र में बच्चे को ऑब्जर्व करिए, उसको इमोशनली ट्रेन करिए, पॉजिटिव इमोशन के ऊपर उसको तैयार कीजिए और उसको बताइए कि देखो ये ख्याल आता है, सुसाइड का ख्याल आ सकता है। उस वक्त मेरी ये बात याद रखना कि ये टेम्पररी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, धरती का अंत नहीं आ गया है, ये मिला तो ठीक है, नहीं तो इससे बढ़िया मेरा वेट कर रहा है। जी डॉक्टर विनोद, क्योंकि आपने एक बात कही, या तो खुद आत्महत्या की तरफ बढ़ना या फिर सामने वाले की हत्या कर देना। सिया चेतन ने मिलकर जो बड़ा गंभीर संगीन आरोप लग रहा है, केतन की हत्या कर दी। मतलब पहाड़ में जो आरोप लग रहा है, सिया ले जाती है और उसके बाद केतन को धक्का दे दिया जाता है, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। और उसके पीछे आपको लगता है कि एक ऐसा परिवार या एक ऐसे परिवार में पली बड़ी लड़की जिसने शायद ही कभी ये सोचा होगा, वो इस सोच तक यहाँ पर पहुँच गई कि वो अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम देती है, जबकि वो कई रास्ते चुन सकती थी। वो जरूरी नहीं था कि केतन को मारना। फिर क्यों? क्योंकि ये कहाँ चला गया ब्रेन? जी, क्योंकि आप इंटेलिजेंट है, इसलिए आपको पता है कि वो कुछ रास्ते चुन सकती थी। ये इंटेलिजेंस बच्चों में नहीं है, युवा में नहीं है। आज का युवा नॉलेजेबल है, टेक्नो सेवी है, स्मार्ट है, पर इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है, समझदार नहीं है। उसे बनाना जरूरी है। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा समाज, आप, मैं, हर कोई हमारे आसपास के युवा और बच्चे को समझदार बनाने पे फोकस करें। ये जो गलत डिसीजंस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो समझदार नहीं है। उसको लग रहा है वो जो कर रहा है वो सही है, उसको लग रहा है उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ और कुछ बुरा हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, सोशल मीडिया, इंटरनेट और ये बाकी जो सामग्री आती है इंटरनेट से, मोबाइल से, उसकी सही जानकारी, सही नॉलेज होना जरूरी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप इसमें मानेंगे? बहुत बड़ा मानूंगा मैं इसके अंदर। कारण क्या है दोस्तों, देखो ओटीटी की एक चीज मैंने पकड़ी। ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आए तब से 5 चीजें खुलकर आई। हर ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप ओपन कर लीजिए। आप और हम जब छोटे थे तो स्कूल में पिक्चरें दिखाई जाती थी, घर में टीवी लगा करके सारा घर वाले पिक्चर देखते थे। आज जो एंटरटेनमेंट है वो आइसोलेटेड एंटरटेनमेंट है, यानी कि आइसोलेशन में हम एंटरटेनमेंट करते हैं। हम फोन के ऊपर ईयरफोन लगाते हैं और चुपचाप से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये शेयरेबल है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, तो उसका मतलब क्या है, 5 चीजें हमें दिखाई देती है। आप ओटीटी ओपन करिए, वल्गैरिटी, अब्यूजिव लैंग्वेज, क्राइम, नेगेटिविटी और नशा, इसको ट्रेंड और न्यू नॉर्मल बना दिया गया है कि ठीक है ये होता है, इसको तो एक्सेप्ट करो। दूसरे कंट्रीज की अच्छी चीज़ें लेने की बजाय उन कंट्रीज की कुछ गलत चीज़ों से आपने अपना मनोरंजन करना शुरू कर दिया है और वैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये समझ आना चाहिए कि गलत गलत ही है, भले ही गलत चारों तरफ है, मैं गलत स्वीकार नहीं करूँगा। भले ही गलत पूरी दुनिया में है, पर वो गलत मेरे अंदर नहीं आएगा। ये तो माँ बाप को, आपके आसपास के लोगों को और इंसान को खुद को सीखना पड़ेगा। वो अगर पूरी दुनिया जहर खा रही है तो मैं जहर तो नहीं खाऊंगा ना, तो ये तो खुद को सीखना पड़ेगा। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म हो मैम या कुछ भी हो, सीधी सीधी बात है कि इंसान की खुद की समझदारी उसके काम आती है। उसे इस चीज को एंटरटेनमेंट की तरह रहने देना है, जीवन का हिस्सा बनाने लगे इसको। जब बच्चे नशा देखकर नशा करने लगे, क्राइम देखकर क्राइम करने लगे, वल्गैरिटी देख के वल्गर होने लगे, लैंग्वेज खराब करने लगे, तो उनके जीवन के बिहेवियर में ये आ गया। अब उनके लिए टीवी में वो देखते हैं कि किसी ने किसी को अपने स्वार्थ के लिए, जरूरी चीज के लिए मार दिया, तो उसको आसान मान रहे हैं। वो ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। इसके पीछे मैं आपको एक कारण सबको बताना चाहता हूँ। चारों तरफ आपके मनोरंजन के नाम पर जो है, उसे मनोरंजन रहने दें, उसे ज़िंदगी में एक शाश्वत सत्य बना करके अपने जीवन का बिहेवियर, व्यवहार, आवश्यकता ना बनाएं। अब हम एक ऐसे सेगमेंट में आ गए हैं जहां आपका जो अब दिमाग है वो चाचा चौधरी जैसा चलने लगेगा। सर, बहुत सारे बच्चों की, मेरे ख्याल से उन बच्चों की या उन युवाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है जो कहते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता है। मतलब उनमें से अगर मैं अपना जिक्र करूं तो मैं ये कहूँगी, मुझे फ़ोन नंबर्स याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। मतलब मुझे धरती में अगर किसी का नंबर याद है तो वो सिर्फ अपने पिता का नंबर है और किसी का नंबर नहीं। मतलब हैरानी होगी लोगों को कि मुझे अपनी माता का नंबर, मुझे अपने भाई बहनों का नंबर, मुझे अपने पति का नंबर याद ही नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का नंबर याद है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन के पास, ब्रेन ही ये सब करता है। ब्रेन के पास जब इंफॉर्मेशन आती है तो वो सेंसस के थ्रू आती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है तो इंफॉर्मेशन को सबसे पहले ब्रेन नॉलेज में कन्वर्ट करता है। और उस नॉलेज को मेमोरी बनाने के लिए वो 6 चीज़ों को चेक करता है।
ये है ब्रेन साइंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब, और दर्शकों को कुछ टेक्निक्स मिलने वाले हैं इसके अंदर। बच्चे जो याद ना होने से, भूलने से थोड़े तनाव में, वो अपना तनाव दूर कर दीजिए, मैं उसके टेक्निक्स दे रहा हूँ आपको। इससे कम आगे के एग्जाम्स में और पढ़ाई में एग्जाम फोबिया रिमूव कर दीजिए आप, क्योंकि मैं वो तरीके बता रहा हूँ जिससे आप अपनी पढ़ाई को याद रख पाएंगे। अब आप भूलना भूल जाओगे। देखिए, ब्रेन एक चेक पोस्ट की तरह है, उसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उसके सर्वाइवल के लिए और उसके जीवन में ज़रूरी हो, वो उसको नेचुरली कुदरत ने ऐसा ट्रेन किया है। तो 6 फैक्टर डाले हैं। हाँ। इंटरेस्ट, इमोशन, विजुअल, एसोसिएशन, क्रिएटिविटी और लॉजिक। यानी जिस इन्फॉर्मेशन में ये 6 बातें उसको दिखती है, 5 दिखती है, 3 दिखती है, उसे वो मेमोरी बनाता है। अच्छा। जितनी ज़्यादा बातें उतनी परमानेंट मेमोरी, और जिसमें ये नहीं होती है, मिसिंग होती है, उसे वो टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन बना करके एक लूज या टेम्परेरी मेमोरी बनाता है। यानी परमानेंट और टेम्परेरी में से अधिकतर बातें हमारी टेम्परेरी मेमोरी में है। जो ज़रूरी हमारे जीवन में याद रहती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी है। अब मैं बताता हूँ जो आपके सवाल के अंदर ही था, इंटरेस्ट। आपने कहा था मुझे पॉलिटिक्स की चीज़ें, न्यूज़ की चीज़ें, जिस बात में आपका इंटरेस्ट है वो आपको याद रहता है। किसी का म्यूजिक में है, किसी का बॉलीवुड में है, किसी का स्पोर्ट्स में है, तो उसकी मेमोरी भी वहाँ अच्छी मिलेगी आपको। उसको सब याद रहता होगा। कब कौन से क्रिकेटर ने कब छक्का मारा, इस ओवर में क्या हुआ, ये मेमोरी काम कर रही है। उसको क्रिकेटर्स के नाम याद है, कैप्टन्स के नाम याद है, लेकिन पढ़ाई में साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है। दोनों नाम ही तो है, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट का फैक्टर आ रहा है। दूसरा आता है इमोशन। आपको अपने अलावा जिसका नंबर याद है, आई एम श्योर उसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है। इमोशनल कनेक्शन हमारे जीवन में असर डालता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी इमोशन अगर लाइफ में एब्रप्टली चेंज होगा तो उसकी मेमोरी अच्छी बनेगी। हमारे जीवन में 20 साल पहले कोई दुर्घटना घटी हो, वो भी हमें आज ऐसी चीज़ याद रहती है। किसी दिन हमें अवार्ड मिला हो, कोई 15 साल पहले किसी दिन हमारे जीवन में कुछ अच्छी घटना घटी हो, वो भी हमें याद रहती है। यानी हम जिसे इमोशनली एक्सपीरियंस करते हैं वो हमें याद रहता है। दूसरा फैक्टर हुआ, कोई टीचर इसे देख रहा हो तो पढ़ाई में इन चीज़ों को यूज़ करो, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करो बच्चों के साथ। तीसरा फैक्टर आता है इसके अंदर विजुअल। हमें जो चीज़ें दिखाई देती है वो हमें याद रहती है। मूवी कभी हम याद करने के लिए देखते हैं, फिर भी याद हो जाती है। पढ़ाई याद करने के लिए करते हैं, फिर भी याद नहीं होती है, क्योंकि मूवी देखते हैं। हम इंसानों की विजुअल मेमोरी सबसे पावरफुल मेमोरी है, और उससे खुद को कनेक्ट भी कर लेता है इंसान। इसलिए चाहे वो सही ले रहा है उसे या गलत ले रहा है, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन लिखना लाखों साल बाद सीखा इंसान ने। हाँ जी। कुदरत ने इंसान को सेंसर वाली मेमोरी दी है, टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडियो, विजुअल। और विजुअल के बाद आता है एसोसिएशन। घर में वो चीज़ें खोती जो देखने के बावजूद भी टाइम पर नहीं मिलती, जैसे कि पेन खो गया, चाबी खो गई, रुमाल नहीं मिल रहा, ये सेफ्टी पिन का पैकेट कहाँ पड़ा हुआ है, या स्क्रू ड्राइवर कहाँ रख दिया, या एक सॉक्स मिल रहा दूसरा नहीं मिल रहा, ये होता रहता है घर में। पर कभी आपने सुना टमाटर खो गया, नींबू नहीं मिल रहे? वो मिल जाते हैं क्योंकि उनको रखने की एक जगह है, एसोसिएशन कहते हैं इसको, फ्रिज। तो जिन चीज़ों को रखने की जगह है, किताबें बुक रैक में, जूते शू रैक में, सब्जियां फ्रिज में, तो ये मिल जाएंगे। अंधेरे में भी इंसान अगर वहां जाए तो वो मिल जाएगा। जिन चीज़ों को कहीं भी उठा के रखेंगे वो खोती है। ऐसे ब्रेन के साथ है। हमें स्कूल्स ने ये सिखाया, शिक्षा पद्धति ने ये सिखाया कि पढ़ाई को ब्रेन में रखो, ब्रेन के अंदर कहाँ रखे वो नहीं बताया। तो एसोसिएशन इसका फैक्टर है। उसके बाद एक फैक्टर आता है क्रिएटिविटी। बड़े बड़े शायरों को, साइंटिस्ट को अपने फार्मूले, कविताएं, अपनी स्टोरीज, खुद की बनाई सब बातें याद रहती है, क्योंकि वो क्रिएट करते हैं। बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, सारे लेवल क्लियर कर लेते हैं, जबकि वो भी एग्जाम के लेवल जैसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके लिए कोई कोचिंग नहीं जाता, कोई ट्यूशन नहीं जाता, किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि वो वीडियो गेम को अपनी क्रिएटिविटी के साथ कर रहा है। तो यहाँ पर ये 5 फैक्टर हो गए। और छठा फैक्टर है लॉजिक। जैसे मैथमेटिक्स एक लॉजिक है, आपको प्लस माइनस करना, परसेंटेज निकालना आता है, तो स्कूल केवल लॉजिक सिखा रहा है। ये 5 फैक्टर और डालने चाहिए। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। और ये जो डेमो है ये एसोसिएशन का, इन 5 में से ये वाला टॉपिक ले रहा हूँ, एसोसिएशन। मैं आपको डायरेक्टली एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ जी। उसके बाद में बताऊंगा कि हमने बच्चों को क्या सिखाया। अभी अब आपके साथ में बैठा था तो आपके हाथ में एक ट्रॉफी थी। क्या थी? ट्रॉफी। उस ट्रॉफी को आपने ओपन किया तो उसमें से स्ट्रॉ निकली। क्या निकली? स्ट्रॉ। उस स्ट्रॉ से आपने माजा पीना शुरू कर दिया। माजा आपको अच्छा लग रहा है। वो माजा का टेम्परेचर मेंटेन रहे इसलिए आपने उसको थर्मस में डाल दिया। अच्छा। ताकि बाद में भी कभी पी सके। ठीक है। और वो लेकर के आपके सीनियर आए और वो आपसे थर्मस ले गए और एग्जिट कर गए। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया वो मुझे आप पहले बताओ, सबसे पहले क्या था आपके हाथ में? थर्मस। नो, ट्रॉफी। ट्रॉफी। राइट। सबसे पहले ट्रॉफी। ट्रॉफी में से क्या निकला? स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से क्या पिया? माजा। माजा किस में डाल दी?
थर्मस में, थर्मस में डाल, और थर्मस लेकर सीनियर क्या कर गए, चले गए, एग्जिट कर गए। Exit इन कर वर्ड्स गए। को थोड़ा ध्यान रखो। हाँ। एक बार दोबारा पूछता हूँ, ठीक हाथ है। में क्या था, ट्रॉफी, ट्रॉफी के अंदर थर्मस, नहीं, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ, हाँ, ट्रॉफी में से स्ट्रॉ निकला, स्ट्रॉ निकला, हाँ, और हाँ, उस स्ट्रॉ से आपने माजा पीना शुरू माजा किया। पीना शुरू किया, उसके बाद उसे थर्मस में डाला और थर्मस लेकर सीनियर एग्जिट कर Exit कर गए। गए। ये स्टोरी आप बच्चों को भी याद हुई होगी। अब इस स्टोरी को मैंने आपको क्यों बताया, एक 7th क्लास का टॉपिक है ईवीएस का, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। 5 एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, हाँ जी, उनका नाम है ट्रोपोस्फेयर, हाँ जी। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये सीक्वेंस याद रखनी होती है। अच्छा, इन सब में स्फेयर कॉमन है, स्फेयर हटा दो, ये कॉमन सेंस से आ गया, लॉजिक से आ गया। अब रह गया ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक्सो। अब आप अपनी स्टोरी बताना, और ये चीज़ें मैं रिलेट करूंगा। सबसे पहले आपके हाथ में क्या था, ट्रॉफी, 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 ट्रोपो। ट्रॉपो, एक डिफिकल्ट वर्ड का कोई ना कोई मिलता जुलता इजी वर्ड ब्रेन के पास होता है, हाँ जी, वो विजुअल भी होता, दिखता भी है जी, वो। जी, तो ट्रॉफी, ट्रोपो, ट्रॉपो, उसमें से स्ट्रॉ निकला, स्ट्रॉ निकला, स्ट्रेटो, स्ट्रेटो, उसको उससे आपने माजा पिया, मेसो, मेसो, थर्मस में डाला, थर्मो, थर्मो, और फिर एग्जिट कर गए एक्सो। एक्सो। पर सर आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं इतिहास पढ़ती थी तो वो जो मुगलों के शासक के नाम या जो हमारे राजा महाराजाओं के नाम होते थे, उनके बड़े बड़े सन होते थे, ठीक ऐसे ही याद करती थी। कोशिश रहती थी कि सामने वाला कैरेक्टर अब ये है कि अगर मुझे गांधी जी की सारी यात्राएं याद करनी है, उनके अहिंसा के उस पद को याद करना है, तो खुद को या तो महसूस करना होता था, या फिर एक ऐसी शख्सियत जो मुझे लगता था कि उससे मैच कर सकती है, और इतने इतने सन में इसका ये पड़ाव, जैसा आपने कहा हम एक पिक्चर देखते हैं, विजुअलाइजेशन। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा करके। सर अब मैं ये भी चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी रहती है और वो ये जानना भी चाहते हैं कि नंबर्स तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा दौर भी आता है जहाँ पर वो कहते हैं हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझाते समझाते हम भूल जाते हैं। अचानक से लोग कुछ कह रहे होते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि हम तो ये बोलने वाले थे, ये कहने वाले थे। क्या इसके लक्षण भी बचपन से नजर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे इग्नोर किया जाता है कि चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं? कई बार हम बच्चों में देखने लगे हैं ये सब। देखिए, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन, एक होता है आपका प्रेजेंट माइंड और एक होता है एब्सेंट माइंड। माइंड दोनों तरफ है। जब मैं आपको डेमो बता रहा था, हाँ जी, बिकॉज आपके ब्रेन में पूरा इस वक्त चल रहा है कि अगला क्वेश्चन मुझे क्या पूछना है, कुछ बैक ऑफ द माइंड इसके बाद की आपके पूरे दिन के शेड्यूल हैं, तो उस वक्त मैं कुछ बता भी रहा हूँ तो उससे कहते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस, यानी कि माइंड ने कनेक्ट नहीं किया, एसोसिएट नहीं किया, तो उस वक्त उसको दोबारा जरूरत पड़ी बताने की, राइट। वही अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर घर पे फ्री बैठे हो तो वो आपका प्रेजेंट माइंड हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें जो भूलने की होती है वो उनकी एब्सेंट माइंडेडनेस है, यानी कि बातों का याद ना रहना मेमोरी लॉस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जो आपके सजगता है मस्तिष्क की उसकी अनुपस्थिति है। इसके लिए छोटी छोटी टेक्निक्स और एक्सरसाइज होती है, जैसे कि निमोनिक्स एक्सरसाइज करना, विजुअलाइजेशन करना, एबीसी प्रिंसिपल सिखाता हूँ, ABCDEF आपके भी काम आएगा बच्चों, दिमाग की ABCDEF। सबसे पहला A मतलब A फॉर एप्पल, हाँ जी, यहाँ पर दूसरा A है, उसका मतलब है A फॉर एक्शन, एक्शन, B फॉर बिग, C फॉर कलरफुल, अच्छा, D फॉर डायमेंशनल, E फॉर इमोशनल और F फॉर फीलिंग। ये ABCD। आपने जिक्र किया था कि चाचा चौधरी जैसा बच्चों का दिमाग कैसे बनाए, मैंने किताब लिखी, उसका नाम है आप भी बन सकते हैं चाचा चौधरी। ओह अच्छा, और ये डायमंड से ही छपी, जिन्होंने हाँ चाचा जी, चौधरी हाँ को जी। बचपन में कॉमिक्स के तौर पर डाला था। डायमंड से मेरी किताबें छपती रहती, तो उन्होंने उनके माध्यम से मैंने ये किताब भी लिखी है, इसमें मैंने यही सारी बातें बताई हैं। बेहतरीन सब, देखिए ABCDEF, उसमें एक चैप्टर था ये दिमाग की ABCD नाम से। जो चीज़ें एक्शन में होती हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। जो चीज़ें साइज में बड़ी होती है, प्रभाव में बड़ी होती है, वो ज़्यादा याद रहती है। इसका इम्पैक्ट बड़ा है या फिर वो साइज में बड़ा है। घर में पेन खो गया, चाबी खो गई, कभी सोचा फ्रिज याद नहीं है कहाँ रखा हुआ है, या टीवी खो गया, नहीं, क्योंकि वो साइज बड़ा है। या फिर 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये खो गए, कोई बात नहीं, पर कभी सुना यार 50 लाख रुपए रख के भूल गया हूँ, या 1 करोड़ का चेक रख के भूल गया हूँ, कभी नहीं। उसका इम्पैक्ट बड़ा है, तो साइज में बड़ा होना। उसके बाद आता है C फॉर कलरफुल। हमारा ब्रेन कलरफुल चीज़ों पर अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए कलरफुल चीज़ों की मेमोरी अच्छी बनती है। D फॉर डायमेंशनल। जो चीज़ें डायमेंशनल नज़र आती हैं उसको ब्रेन जल्दी याद रख पाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक वर्ड है एरोप्लेन, दिख रहा है आपको, मैंने बोला एरोप्लेन तो ब्रेन में भी दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक वर्ड है प्रायोरिटी, इसका मीनिंग भी आपको पता है, लेकिन ब्रेन में नहीं दिख रहा है। ब्रेन में नहीं दिख, ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, ये डायमेंशनल नहीं है।
तो जो एरोप्लेन, अमिताभ बच्चन, टेलीविजन, जिन चीज़ों जैसे प्ले स्कूल के अंदर चीज़ें दिखने वाली क्यों बताते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी डायमेंशनल चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को याद रख पाती है। हाँ जी। इसके बाद आता है ई फॉर इमोशनल, जिससे हमारा इमोशनल जुड़ाव होता है। जैसे कि एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, एक्सीडेंट के बारे में सुना, थोड़ा इमोशनल फ़र्क पड़ा, एक्सीडेंट होते हुए देखा तो अचानक फ़र्क पड़ता, वो याद रहता है। और भगवान ना करे वो एक्सपीरियंस कर लिया हो, एफ फॉर फीलिंग, खुद ही कभी एक्सीडेंट फील किया हो तो आदमी में बदलाव आ जाता है। वो गाड़ी चलाना छोड़ देता है, उस सड़क से जाना छोड़ देता है, वो डर जाता है कि नहीं मैं ये वाली गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं इस रोड से नहीं जाऊंगा। ये जिंदगी भर के लिए उसकी मेमोरी बन जाती है। तो ये मेमोरी को इफेक्ट करने वाले कुछ कारक हैं। हाँ जी सर, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को क्या समझाना चाहिए, क्या नहीं समझाना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए जो शायद उम्र के इस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां पर वो 15-16 साल के हैं और अब सुनना या समझना नहीं चाहते, जिन्हें लगता है कि अब वो उन्होंने जो मान लिया। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी सर कि जो पहले सही है और अच्छा है, कुछ आपने डिफरेंस बताया था। जो पहले सही पहले था, के जमाने में जो सही होता था वो अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना ये कहा चाहिए। जाता था। आज जो अच्छा लगता है वो सही मानते हैं। बिल्कुल, चाहे वो गलती क्यों ना हो। ऐसे में 15 साल के बच्चे जो होते हैं, 15 से आप 18 साल ले लीजिए, कैसे इन्हें समझाया जाए जो अब मानने को तैयार ही नहीं है कि क्या सही क्या गलत। इन सब बच्चों को लक्ष्य देना जरूरी है। ये इनमें से अधिकतर बच्चे वही खराब मिलेंगे जिनका लक्ष्य नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने YouTube पकड़ लिया और अच्छा चैनल डेवलप कर लिया, उसको लक्ष्य मिल गया, उसको समझाना इजी है क्योंकि उसके पास रीज़न है कुछ खोने का भी, है ना। जो बच्चों को कुछ करने का लक्ष्य दिया है, जिनकी करियर काउंसलिंग अच्छे से हुई है, जिनकी गाइडेंस अच्छे से हुई है, जिनको लाइफ में कोई मेंटर मिला है, माता पिता गुरु कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में है जो उसको आगे के लिए उसकी ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने का कॉन्फिडेंस देता है, वो उसको सुधार भी सकता है। जिनके ये सब गायब हैं, माँ बाप हैं, पैसा तो लगा रहे हैं पर बच्चे पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही। बड़ी बच्चों को पैदा करके उसे अच्छी स्कूल में डाल के बड़े कॉलेज में डालने को ही अपनी ड्यूटी मान रहे हैं, तो वो पेरेंट नहीं है। ठीक है, वो एक सिंपल ATM और बैंक के अलावा कुछ नहीं है जी। स्कूल का टीचर अगर सिर्फ ये समझ रहा है कि मुझे चैप्टर पढ़ाने की तनख्वाह मिलती है तो वो टीचर है, वो गुरु नहीं है। हम सबको, बच्चे को जब वो जीवन में आया है, उसे एक बेहतर इंसान और एसेट टू द नेशन बनाना चाहिए। जब हम ये सोचेंगे 15 साल का बच्चा इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन ये यहाँ पर वो पक्की मिट्टी बन रहा है तो आसान नहीं है वो रास्ता, उससे जल्दी होगा अगर आप उसे 8 साल से 16 साल के बीच में ही शुरुआत से उसको सही रास्ता दिखाने लगे। डॉक्टर विनोद, ChatGPT या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म में हम अमूमन देख रहे हैं कि इनसे बातचीत की जा रही है। AI से लोग अपने दिल की बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं तो वो उससे सवाल पूछकर एक दोस्ताना रिश्ता बना रहे हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया से जिसका हमारे से कोई कनेक्शन ना होकर भी इतना गहरा बन चुका है। ये सही है या गलत है? देखो, इंसान के पास एक इंटेलिजेंस होना ज़रूरी, उसका नाम है सोशल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़रूरी है ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी नेचुरल इंटेलिजेंस, और उसमें ज़रूरी है सोशल इंटेलिजेंस। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो सोशल इंटेलिजेंस में पहले हम सोशल होते थे, आजकल सोशल मीडिया पर होते हैं। ये डिफरेंस आ गया है। हम सोशल नहीं होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं। हमें अपनी हर एक बात पर एप्रिसिएशन लेने की, लाइक्स लेने की और खुद को अपने आप ही पॉपुलर करने की आदत पड़ चुकी है, जो कि एक फेक दुनिया है। असली सोशल इंटेलिजेंस है जब एक सामाजिक प्राणी दूसरे सामाजिक प्राणी की बेहतरी के लिए हर वक्त सोचता है, तब समाज एक मजबूती को गढ़ता है। देखिए, बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर यह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानों ने बनाई है और कुदरत ने इंसानों को बनाया है। तो हमारी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसकी ट्रेनिंग या उसके बारे में पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था क्या आप नॉनवेज खाते हैं, आपने कहा नहीं खाते। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते और ऐसे कई लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। मेरा टॉपिक यहाँ पर नॉनवेज के बारे में बात करना नहीं है, ये बताना कि जो नहीं खाता उससे दुनिया में आप कहीं भी छोड़ के आ जाओ वो नहीं खाएगा। उससे आप कुछ भी तरीके से प्रभावित करो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसके ब्रेन में एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। इसको बोलते हैं मेंटल इम्यूनिटी। जैसे बॉडी में इम्यूनिटी होती है बाहर के रोगों से लड़ने के लिए, बाहर के फॉरेन एलिमेंट्स को दूर करने के लिए, उस तरह से ब्रेन में भी इम्यूनिटी होती है। आज बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है तो बीमारियां अंदर घुसती है, ब्रेन की इम्यूनिटी वीक होती है तो गलत चीजें, गलत विचार अंदर घुसते हैं। लेकिन मगर मैंने तो छोड़ा है, तो आज भी जब मैं सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में वो आ जाता है और मुझे ऐसे मतलब बुरा
सा नहीं लगता है या आपने कन्विक्शन से रोका है उसको, आपकी इम्यूनिटी से नहीं रुका है, आपने कन्विक्शन से रोका है। आप सही कह रहे पर हैं। जिनकी इम्यूनिटी से रुका हुआ है उनको उसको देख करके भी उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, उनका सर दर्द हो जाएगा। कारण क्या है? इसी तरह से मेंटल इम्यूनिटी होती है। बच्चों को समझाना ये गलत है। ये जब हम लगातार उसे समझाते हैं इमोशनली और पेरेंटिंग के प्रभाव से, शिक्षा के प्रभाव से, व्यवहार परिवर्तन के प्रभाव से, मनोविज्ञान के प्रभाव से, तब उस बच्चे के अंदर बड़े होते होते गलत चीज़ों के लिए इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये गलत है। झूठ बोलना तो गलत लग जाता है उसको कि झूठ भी गलत है, वो भी नहीं करूंगा मैं। कुछ लोग देखा है आपने, सच के लिए मर मिटते हैं क्योंकि इम्यूनिटी है उसके अंदर, वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो कुछ लोग करप्ट नहीं होते, कितनी भी कोशिश कर लो वो ईमानदारी रहेंगे क्योंकि उसके करप्शन को बुरा मानता है वो इम्यूनिटी है। इसी तरह से एक ऐसा बच्चा, जो बच्चा शुरुआत से अगर उसको जितनी बातों को हम सामाजिक तौर पे गलत मानते हैं, उसकी इम्यूनिटी डेवलप कीजिए। उसे दुनिया में कहीं भी छोड़ के आइए। मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं, साहब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है विनोद सर, ये दिल्ली जाएगी रहने के लिए, ये मुंबई जाएगी, हमें डर लगता है किसी गलत चक्कर में ना पड़ जाए, किसी गलत सोसाइटी में ना पड़ जाए। मैं उनकी ट्रेनिंग करता हूँ कि ये 3 से 6 महीने का प्रोसेस है, आप इसकी मेंटल इम्यूनिटी सही और गलत के लिए डेवलप करो, फिर बिंदास इसे कहीं छोड़ के आओ। ये दूसरों को सुधार देगी पर कभी खुद नहीं बिगड़ेगी। ये कितनी बड़ी बात आपने कही है। और आधे से ज़्यादा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बाहर भेजते तो उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो किसी गलत राह में ना चढ़ जाए। मतलब इतनी मेहनत से हमने उस बच्चे को पाला पोसा है, वो कुछ गलती ना कर बैठे। सबसे बड़ी एसेट ही बच्चा है हमारा। हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर विनोद, आपको लगता है कि आज जहाँ पर पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, आपने कहा कि वो शिक्षा व्यवस्था जिसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, अगर वो सुधर जाता है तो एक बच्चे को राह मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है वही बच्चा कल को जेन ज़ी बनेगा और फिर उसके बाद जो भी जेन अल्फ़ा है अगर उसे संभाल लिया जाए। इस बीच क्या वो जो देख रहा है, वो जो सुन रहा है, आज बच्चे भी स्टैंड अप कॉमेडियन को सुन रहे हैं, उनके शब्दों को सुन रहे हैं। सही गलत मैं इस मंच से बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। क्या ये उस कदर तक गलत है कि बच्चों को भटका सकते हैं? वो कह रहे हैं हम तो कॉमेडी कर रहे हैं, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप रोकिए ना अपने बच्चों को देखने से, आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? देखो, मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ आपको, इससे हो सकता है मैं आपको भी थोड़ा सा ये समझा पाऊँ कि सोच सही क्या हो सकती है, जो मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया जिसे सही मान रही है वो सही हो, जो सबको अच्छा लग रहा है वो सही हो। देखो, अच्छा लगना अलग बात है, सही होना अलग बात है कि नहीं? कुछ बातें बहुत अच्छी लगती है पर ज़रूरी नहीं है वो सच है या सही है। एक मूवी है, उसके अंदर फिक्शियस कैरेक्टर हैं, वो अच्छे लग रहे हैं पर वो सच थोड़ी है, वो है थोड़ी वास्तव में। उसी तरह से चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे वो कोई और पर्सन हो, चाहे वो कोई वल्गैरिटी हो मूवी के अंदर, चाहे वो अब्यूजिव लैंग्वेज हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, ये सब अगर आपको दिखाया जा रहा है तो आप ये मानो कि ये सिर्फ एक मनोरंजन है, इसका मेरी ज़िंदगी के सही से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी वजह से मेरा सही कभी प्रभावित नहीं होगा। देखो, दुनिया में सच, सही और अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा तो बहुत कुछ लग सकता है, ज़रूरी नहीं है वो सही है और ज़रूरी नहीं है वो सत्य है ना? कई बार कोई फैंटेसी सुनने में अच्छी लगती है पर वो सच नहीं है, वो सिर्फ फैंटेसी है, राइट? कई बार जैसे आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग बाग उसको अपना साथी मान रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो वो अच्छा लग रहा है पर वो सच तो नहीं है ना। तो सच का साथ होना एक बात है, सही के साथ खड़े होना। आज सिर्फ बच्चों को आप ये सब सब्जेक्ट कितने भी पढ़ाते रहो, सिर्फ 2 बातें सिखाओ, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हाउ टू स्टैंड बाय राइट। बस ये शिक्षा व्यवस्था का मूल होना चाहिए। बच्चा चाहे किसी कॉमेडियन को देखे, किसी एक्टर को देखे, वो उसको 15 मिनट का अपना केवल एक मनोरंजन मानेगा, वो कभी उसको अपने जीवन में उसका प्रभाव नहीं आने देगा। मैं तो नहीं आने दूंगा, आप तो नहीं आने दोगे, तो हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, तो वो भी तो कर सकता है, लेकिन उसको इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। दैट हैज़ टू हैव सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंट कि दिस इज रॉन्ग, इट इज़ ओके, आई कैन सी इट, इट इज़ ओके इफ इट लुक्स गुड, तो ओके आई कैन सी इट, मैं इसे देख सकता हूँ, उसके बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इससे प्रभावित नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनोद, आपने जिस तरह से ये बताया कि ज़िंदगी में शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन एक सही शिक्षा का होना किस तरह से सही शिक्षा जरूरी है, सबसे राइट बेहतर, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी, जो अभी एक खामी के तौर पर नजर आता है, जिसमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत भी है। कुछ जाते जाते आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, वो 3 टिप्स जो आप कहेंगे कि ये दिमाग में रखिए, फिर अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को पाना आपके लिए आसान भी होगा और कामयाबी को असल तौर पर आप समझ भी पाएंगे और उसको जी भी पाएंगे। कोई 3 खास टिप्स जो आप देना चाहें? बच्चों, पेरेंट्स, युवा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए सभी अध्यापक गण या जो भी यहाँ पर देख रहा है,
3 बातें बोलिए, मैं 3 बातें बता देता हूँ। जीवन में इन 3 बातों को डालिए। अगर आप शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो स्मृति और मस्तिष्क प्रशिक्षण को अंग बनाइए, इमोशनल इंटेलिजेंस और पेरेंटिंग को अंग बनाइए। पेरेंटिंग, मस्तिष्क विज्ञान और भावनात्मक प्रज्ञा, ये 3 चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। ये तो हुई शिक्षा का ढांचा ठीक करना। हाँ जी। दूसरा, अगर हम मानव जीवन के तौर पर जन्म लेते हैं और लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं तो 5 बातें हर बच्चे के अंदर ज़रूरी तौर पर हो। बच्चा ही तो बड़ा बनेगा, बड़ा ही तो बूढ़ा बनेगा, वही तो देश बनेगा। देश कोई पहाड़ और नदियाँ ही थोड़ी है, देश हम सब हैं, अपन लोग। आप सही कह तो 5 बातें होनी चाहिए: मॉरल्स, मैनर्स, नॉलेज, स्किल्स और इंटेलिजेंस। केवल नॉलेज देने से नहीं होगा। नॉलेज अप्रिशिएटेड है, आज 2 सेकंड में गूगल पे मिल जाती है। स्किल्स नहीं है, इसलिए लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो मॉरल्स होने चाहिए, अपने मूल्यों पर आधारित जीवन चरित्र अच्छा होना चाहिए। दूसरा, मैनर्स होने चाहिए, तमीज़, शिष्टाचार। जी जी। तीसरा, मतलब आप ये सिखा पा रहे हो क्या। तीसरा, नॉलेज होनी चाहिए। चौथा, वो नॉलेज से स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। हाँ और जी। इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि देखिए, एक बंदूक चलाना एक स्किल है, लेकिन अगर वो गन एक क्रिमिनल के हाथ में तो बिल्कुल हमें डर सही कह रहे लगेगा, हैं आप। हाँ और जी, अगर वो हाँ फौजी जी। के हाथ में तो हमें रक्षा का भाव आएगा। तो गर्व इसलिए होगा। इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए कि उसको इस्तेमाल कौन और कैसे किया जाए। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात, हाँ जी। जीवन में 5 बातें चाहिए। हमें कोई भी सिखाए, चाहे पेरेंट्स सिखाए, चाहे गुरु सिखाए, चाहे आप हम सिखाएं, चाहे आप एक दूसरे को सिखाएं, जीवन 5 बातों से खुशियां बनती है। सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है खुशी, तो खुशियां 5 बातों से मिलती है: हेल्थ, वेल्थ, विजडम, स्पिरिचुअलिटी और रिलेशनशिप्स। यानी अच्छी हेल्थ हो, इसके लिए आप सजग रहें कि हम हेल्दी रहें, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वेल्दी हो, इसके लिए हम लायक बने कि हम इतना कमा सकें कि हम हमारा जीवन और दूसरे के जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। तीसरा आता है विजडम, बुद्धिमानी, यानी इंटेलिजेंट बने। चौथा आता है स्पिरिचुअलिटी, यानी हम खुद पर गर्व कर सकें। स्पिरिचुअलिटी केवल रीजनल नहीं है, रिलीजियन नहीं है, ये एक अंदर की स्पिरिट से बात करना, आप किस बात पे खुद पे गर्व करती है वो है। और 5वां है रिलेशनशिप। आज पैसा बहुत है और रिश्ते टूट जाते हैं, ठीक है कि नहीं। पीपल दे मतलब लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स इज फर्स्ट नाइट, ये कंडीशन है। तो इस वजह से रिलेशन को अच्छा करने के लिए एक दूसरे की कदर करना भी सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर विनोद, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, सच की वो आवाज़ बनने के लिए जिसकी ज़रूरत वाकई इस दौर में हर किसी को है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो किसी भी उम्र के पड़ाव से या दौर से गुजर रहा है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू।